देखिए, भारत का जो संविधान है, हमें इसके लिए थोड़ा-सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी देखना पड़ेगा। भारत का संविधान स्वराज संविधान के नाम से बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले इसको चालू किया और फिर जब ब्रिटिश सरकार ही थी, तब ये कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि अपना भारत का स्वयं का एक संविधान होना चाहिए और एक जो उस समय इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा जो सभाएं थी डिफरेंट राज्य में, चाहे वो ब्रिटिश शासन के अधीन वाले राज्य हों या फिर मोनार्की वाले हों, जो रियासतें हों, उन सब से रिप्रेजेंटेटिव लेते हुए एक संविधान सभा का गठन किया। और ये संविधान सभा में लगभग आरंभ में तो 389 लोग थे, लेकिन पश्चात जब पाकिस्तान का देश का विभाजन हो गया 47 में, तो इसके केवल 299 सदस्य यहाँ पर बचे। और उन्होंने और फिर उसके बाद में एक प्रारूप समिति का गठन किया उस संविधान सभा ने। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने एक प्रारूप रखा और वो प्रारूप संविधान सभा के समक्ष डिस्कशन के लिए रखा गया। तो आरंभ से ही जो हमारे राजनेता थे स्वतंत्रता संग्राम के, उनका बहुत अटूट और गहरा विश्वास था कि हमारा देश एक संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, चाहे इसका स्ट्रक्चर फेडरल हो, लेकिन फिर भी फेडरल के साथ साथ एक यूनिटी भी बनी रहे। तो इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। एक जो हमारा टोटल संविधान है वो 22 पार्ट में है, उसमें लगभग 396 आर्टिकल्स हैं और लगभग 12 शेड्यूल्स भी हैं। तो उसको पूरी रचना ऐसे की गई है कि कभी भी बाद में टकराव की स्थिति नहीं आए डिफरेंट राज्यों के बीच में या सेंट्रल के बीच में। और इसलिए तब से लेके अब तक, अच्छा, संविधान जो हमारा है ये एक जीवित एंटिटी है, ये डेड एंटिटी नहीं है। अर्थात इसमें अमेंडमेंट भी हो सकते हैं आवश्यकता के अनुरूप, समय के हिसाब से जैसी आवश्यकता हो वैसा इस संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं। पहले तो प्रियम्बल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, एक निर्णय था 63-64 का, लेकिन बाद में 72 का एक निर्णय आया कि प्रियम्बल में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रियम्बल में भी परिवर्तन किया गया और इस प्रकार से ये संविधान जैसी जैसी परिस्थितियाँ आई, जैसे जैसे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड सरकार रही, उन्होंने अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन किया और इसलिए ये तब से लेके अब तक हमारा देश इस संविधान से चल रहा है। देखिए, किसी भी विषय के ऊपर मत भिन्नता तो रहती है। कुछ मत भिन्नता तो सैद्धांतिक तौर पर रहती है और कुछ मत भिन्नता राजनीतिक भी होती है। अपनी अपनी पार्टी की विचारधाराओं के अनुरूप भी मत भिन्नता रहती है। तो हमारे देश में दोनों ही स्थितियां हैं, मत भिन्नता सैद्धांतिक भी है और मत भिन्नता राजनीतिक दृष्टिकोण से भी है। जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम कहें तो 74-75 में इंदिरा गांधी सबसे पावरफुल लीडर थी और उन्होंने इमरजेंसी लगाई। अब इमरजेंसी, निश्चित तौर पर इमरजेंसी का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप ही इमरजेंसी लगाई। लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद में जिस प्रकार की कार्यवाही ऊपर से लेके नीचे तक हुई, वो निश्चित तौर पर हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के विपरीत था। और इसलिए ये एक उस समय भी आया, मत भिन्नता आई कि ये इमरजेंसी नहीं लगाना चाहिए और इतने सालों तक फिर ये सारी स्थिति ठीक चल रही थी। लेकिन अब जब वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार संविधान के अनुरूप ही कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार का, मेरा तो ये कहना है कि वर्तमान सरकार संविधान के प्रति ज़्यादा निष्ठावान है और ये जो प्रियम्बल में परिवर्तन किया गया, उस परिवर्तन से हमारी थोड़ी सी सामाजिक समरसता में थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं विरोधाभास पैदा हुआ है। और क्योंकि कोई भी राष्ट्र, मैं समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्र में का कोई भी नागरिक धर्म को ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसके संबंध में है। और अब जो पॉलिटिकल विचारधाराओं में जितनी भिन्नता है, उस भिन्नता के अंतर्गत एक पार्टी ने कहा कि ये संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, संविधान की हत्या की जा रही है।
तो दूसरे दल ने कहा कि संविधान की हत्या नहीं है, ये संविधान दिवस। तो संविधान दिवस को इसीलिए इतने जोर शोर से मनाया जा रहा है। पहले तो ये लॉ डे के नाम से मनाया जाता था, लेकिन 2014 से जब से प्रेजेंट सरकार आई है, तब से उन्होंने इसको 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि संविधान सभा ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप को फाइनल करके और उनके सदस्यों ने उस पर दस्तखत किए थे, तो इस दिन को उन्होंने संविधान दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है। पूरे देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा संविधान बनाने में कितने महान लोगों ने अपना योगदान उसमें दिया है, और इतने वर्षों से संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करते हुए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो सकता है बीच बीच में कभी कोई राजनीतिक दल अपने रास्ते से भटका हो, लेकिन उसमें उसने सुधार भी किया कुछ दिनों के बाद में और वापस रास्ते पे आया है। और यदि एक जो संविधान में एक पृथक स्वतंत्र न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब भी कभी ऐसे मत भिन्नता होती है, तो हमारे जो उच्चतम न्यायालय है वो संविधान का परीक्षण करते हुए, उन धाराओं का विवेचना करते हुए और अपना निर्णय देता है। और ये बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है कि सभी राजनीतिक दल उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को मान्य करते हैं। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण संशोधन कहें या संविधान में परिवर्तन कहें कि आर्टिकल 370 तत्समय की परिस्थितियों के अनुरूप एक आर्टिकल 370 इंक्लूड किया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक पृथक एंटिटी के तौर पर स्वीकार किया गया था। वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ का झंडा अलग था, यहाँ के सामान्य कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन जनभावनाओं को देखते हुए इस वर्तमान सरकार ने 2019 में धारा 370 का निरसन किया, आर्टिकल 370 को संविधान से पृथक कर दिया। तो वो आज की स्थिति में, अब जो स्थिति जम्मू कश्मीर में थी आतंकवादियों की, और वो निश्चित तौर पर अब कंट्रोल में आ रही है। तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट निर्णय केंद्र सरकार का रहा, और उसने आज के भारत की जनमानस की इच्छा के अनुरूप ये किया। तो इस प्रकार से संविधान लाइवली रखने के लिए जनता की इच्छाओं के अनुरूप उसमें समय समय पर संशोधन किया। और इसीलिए हमारा जो संविधान है, जहाँ दूसरे देशों में जो हमारे साथ ही स्वतंत्र हुए, चाहे वो पाकिस्तान हो या उसके पश्चात 1971 में बांग्लादेश हो, वहाँ की स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर संविधान के हिसाब से पूरा राजकाज चल रहा है, और राजनीतिक दलों का, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, जो अभी वर्तमान में सत्ता में है और पूर्व में विपक्ष में थे, या वर्तमान में विपक्ष में और पूर्व में सत्ता में थे, इन्होंने सब ने संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करते हुए, उसका सम्मान करते हुए राजकाज को चलाया है। देखिए, संविधान के नाम पर वोट मांगने में तो मैं समझता हूँ कि कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन संविधान के प्रावधानों का या संविधान का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करते हुए वोट मांगना, ये निश्चित तौर पर थोड़ा सा एक चिंता की बात है। संविधान का सही मायने में यदि विवेचना करते हुए वोट मांगे जाए कि हम संविधान के प्रावधानों के अनुरूप किसी काम को करेंगे, या सरकार जो भी राजनीतिक दल है वो वादा करे, तब तो ठीक है। लेकिन यदि उसके विपरीत, उसकी भावना के विपरीत जाकर वो जनता से कुछ वादा करें और वोट उन वादों के आधार के ऊपर मांगे, तो मैं समझता हूँ कि ये स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, हमारा जो संविधान है ये एक जीवित एंटिटी है, ये डेड एंटिटी नहीं है, ये जीवित एंटिटी है। इसमें समय समय के ऊपर आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किए जाते रहे हैं और भविष्य में भी किए जाएंगे। अब जैसे मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट संविधान के संशोधन की तरफ ध्यान दिलाता हूँ, 73वां और 74वां संशोधन, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम तक, ग्रामीण स्तर तक भेजा, अर्बन में भी, रूरल में भी। ये एक बहुत अच्छा एक अमेंडमेंट था, जिसकी वजह से आज हम पंचायती राज में बिल्कुल निचले तबके तक के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। एक दूसरा संविधान अभी किया है कि जो महिलाओं का आरक्षण संसद में किया, 30% आरक्षण अब विधानसभाओं में और संसद में 30% महिलाएं रहेंगी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी
ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में हो, ज़्यादा से ज़्यादा शासन व्यवस्था में हो, ये वर्तमान सरकार की सोच है और पहले भी ये सोच रही है कि महिलाओं की भागीदारी होना चाहिए। तो ये जो संशोधन किया है जिसमें अब 30% सीट महिलाओं की बढ़ेगी, एक ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। तो इस प्रकार से जब भी आवश्यकता महसूस की गई, जैसे बैकवर्ड क्लासेस का संविधान में है कि सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको अ, सरकार में भागीदारी उनकी भी बढ़े, तो मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन के आधार के ऊपर उनका रिजर्वेशन आरंभ हुआ। तो ये सारी चीज़ें समय समय के ऊपर इस संविधान में राजनीतिक दलों ने संशोधन करते हुए इसको वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप बनाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने बहुत बुद्धिमानी पूर्वक कार्य करते हुए और संविधान को जीवित रखा है।